नमस्कार, आप सभी का स्वागत है TV7 भारत पर और मैं हूं आपके साथ अंकुर गोस्वामी। स्वागत करता हूं आपका TV7 भारत के इस बेहतरीन पेशकश में। तो दोस्तों, आज हम जिस शख्स की बात कर रहे हैं उसे देश के करोड़ों लोग सिर्फ एक शिक्षक के रूप में नहीं बल्कि उम्मीद के चेहरे के रूप में जानते हैं। एक ऐसा शिक्षक जिसने पढ़ाई को किताबों के बोझ से निकालकर आम लोगों की भाषा में पहुंचा दिया, लेकिन आज वही नाम विवादों में है। पटना में उनके संस्थान से जुड़े एक मामले में FIR दर्ज हुई है और अब खबर है कि खान सर अग्रिम जमानत के लिए अदालत का रुख करने वाले हैं। कानून अपना काम करेगा, जांच होगी और सच सामने आएगा, लेकिन इस पूरी कहानी का एक दूसरा पहलू भी है जिस पर बात होना उतना ही जरूरी है। जैसे ही ये खबर सामने आई, सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई, लेकिन हैरानी की बात ये रही कि चर्चा FIR से ज्यादा उनके नाम पर होने लगी। लोग बार बार कहने लगे कि खान सर का असली नाम फैजल खान है, जैसे कोई बहुत बड़ा रहस्य सामने आ गया हो, जैसे एक नाम जान लेने से किसी इंसान का पूरा व्यक्तित्व बदल जाता हो। लेकिन सवाल यह है कि क्या किसी व्यक्ति की पहचान सिर्फ उसके नाम से होती है या फिर उसके काम से? और अगर पहचान काम से होती है तो फिर खान सर की कहानी सिर्फ एक विवाद की कहानी नहीं है बल्कि लाखों सपनों की कहानी है। जब बिहार के एक साधारण शिक्षक ने पढ़ाना शुरू किया था, तब शायद उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि एक दिन देश के सबसे लोकप्रिय शिक्षकों में उनका नाम लिया जाएगा। ना कोई बड़ी विरासत, ना कोई राजनीतिक ताकत और ना ही कोई फिल्मी चमक दमक। उनके पास सिर्फ पढ़ाने का हुनर था। उन्होंने कठिन विषयों को इतनी सरल भाषा में समझाया कि गांव का छात्र भी उन्हें समझ सके, और यही वजह है कि लाखों युवाओं ने उन्हें अपना शिक्षक माना। और आज अगर आप बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश या देश के किसी भी हिस्से में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों से बात करें तो आपको ऐसे हजारों नहीं बल्कि लाखों छात्र मिल जाएंगे जो कहेंगे कि उनकी तैयारी में खान सर का बड़ा योगदान रहा है। कई छात्र ऐसे हैं जिनके घर की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि वो कोचिंग में दाखिला नहीं ले सकते थे। किसी के पिता किसान थे, किसी के पिता मजदूर थे, किसी की माँ घरों में काम करती थी। ऐसे हजारों बच्चों ने खान सर की वीडियो देखकर पढ़ाई की और सरकारी नौकरियों तक पहुंचे। कोई दरोगा बना, कोई रेलवे में नौकरी लेकर गया, कोई SSC निकाल गया, कोई सेना में भर्ती हो गया और कई छात्र प्रशासनिक सेवाओं तक पहुंच चुके हैं। इन बच्चों के लिए खान सर सिर्फ एक शिक्षक नहीं थे बल्कि उस पुल की तरह थे जिसने गरीबी और सपनों के बीच की दूरी कम कर दी। और यही वजह है कि जब आज लोग सिर्फ उनका नाम लेकर उन्हें निशाना बनाने की कोशिश करते हैं तो उनके लाखों छात्र भावुक हो जाते हैं, क्योंकि वो उस शिक्षक को जानते हैं जिसने उन्हें मुश्किल वक्त में दिशा दी थी। उन्हें याद है कि किस तरह सस्ती फीस में पढ़ाई उपलब्ध कराई गई। उन्हें याद है कि किस तरह YouTube पर मुफ्त में पढ़ाकर लाखों छात्रों को फायदा पहुंचाया गया। और उन्हें याद है कि किस तरह पढ़ाई को अमीर और गरीब के बीच दीवार से बाहर निकालने की कोशिश की गई। सिर्फ शिक्षा ही नहीं, खान सर का नाम कई सामाजिक पहलुओं से भी जुड़ा रहता है। समय समय पर उन्होंने गरीबों की मदद के लिए अभियान चलाए, स्वास्थ्य सुविधाओं को गरीब लोगों तक पहुंचाने की कोशिश भी की, उसमें उनका नाम चर्चा में रहा। कम खर्च में इलाज उपलब्ध कराने और जरूरतमंद लोगों को सहायता पहुंचाने की कई पहलें उनके संस्थान और उनसे जुड़े लोगों द्वारा की जा चुकी है, जिनकी चर्चा अक्सर उनके छात्र और समर्थक करते हैं। और यही कारण है कि बहुत से लोग उन्हें सिर्फ एक शिक्षक नहीं बल्कि समाज सेवा से जुड़े बड़े व्यक्ति के रूप में देखते हैं। लेकिन सोशल मीडिया की दुनिया अक्सर किसी इंसान के पूरे जीवन को नहीं देखती। वहां एक खबर आती है और लोग फैसला सुनाने लगते हैं। और आज भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। जिन लोगों ने कभी उनकी क्लास नहीं देखी, जिन लोगों ने कभी उन छात्रों से बात नहीं की जो उनके कारण सरकारी नौकरी तक पहुंचे हैं, वो सिर्फ एक नाम के आधार पर राय बना रहे हैं। खान सर ने कितनी चीजें की हैं। खान सर ने गरीब बच्चों को पढ़ाया, खान सर ने गरीब लोगों के लिए अस्पताल खुलवाया, खान सर ने गरीब बहनों के लिए शादी की व्यवस्था की, सारे सामानों सारी चीजों की व्यवस्था की। खान सर को भारत सरकार द्वारा पुरस्कार भी मिला गया, उनको दिया गया पुरस्कार। लेकिन तब खान सर जो था वो ट्रेंड कर रहा था, खान सर बोला जा रहा था। और आज जब खुद खान सर के ऊपर आर्म्स एक्ट लग चुकी है, खुद खान सर जो अब कटघरे के घेरे में खड़े हैं, खुद खान सर अब सवालों के भीतर हैं, उसमें उनका नाम फैजल खान के तरीके से बोल दिया जा रहा है कि फैजल खान के लिए जो है मुश्किलें बड़ी हैं। फैजल खान अब क्या करेंगे? फैजल खान। किसी भी व्यक्ति का मूल्यांकन करने का सही तरीका यह नहीं हो सकता
सोचिए अगर किसी गरीब परिवार का बेटा आज दरोगा की वर्दी पहनकर अपने माता पिता का सपना पूरा कर रहा है और उसकी तैयारी में खान सर का योगदान रहा है, तो उस परिवार के लिए खान सर की पहचान क्या होगी? अगर किसी मजदूर की बेटी सरकारी नौकरी पाकर अपने घर की हालात बदल रही है और उसने खान सर से पढ़ाई की है, तो उसके लिए खान सर कौन होंगे? जाहिर है उनके लिए पहचान किसी नाम की नहीं बल्कि उस योगदान की होगी जिसने उनकी जिंदगियां बदल दी। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि अगर किसी पर आरोप लगे हैं तो उस पर सवाल नहीं उठने चाहिए। कानून सबके लिए बराबर है, जांच होनी चाहिए, अदालत में सुनवाई होनी चाहिए, सच सामने आना चाहिए, लेकिन साथ ही ये भी जरूरी है कि किसी व्यक्ति के पूरे जीवन और उसके योगदान को नजरअंदाज ना किया जाए। एक कानूनी मामला अपनी जगह है और किसी व्यक्ति का वर्षों का काम अपनी जगह है। अरे भाई, अगर खान सर के खिलाफ केस चल रहा है और अगर खान सर दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। कानून इतना सक्षम है। लेकिन क्या हो अगर इन खान सर के खिलाफ जितने भी आरोप है वो गलत साबित हो जाए? क्या हो अगर खान सर इन सारे आरोपों से बाइज्जत बरी हो जाए? क्या हो अगर खान सर पे जितने आरोप लगे हैं उसमें सिर्फ सच्चाई खान सर की हो, उन केसेस के नहीं? हमने आपको बोला कि अगर खान सर सचमुच में दोषी हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यहां पर कानून सशक्त है, सक्षम है। और आज खान सर मुश्किल के दौर में हैं। उनके समर्थक उनके साथ खड़े हैं, उनके आलोचक सवाल पूछ रहे हैं और अदालत में कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक बात याद रखनी चाहिए कि किसी इंसान को सिर्फ उसके नाम से मत आकिए, उसके काम को भी देखिए। उन लाखों छात्रों को भी देखिए जो आज सरकारी नौकरियों में हैं। उन परिवारों को भी देखिए जिनकी जिंदगी बदली है। उन युवाओं को भी देखिए जिन्होंने हार मानने के बजाय संघर्ष करना सीखा है। हो सकता है आने वाले दिनों में अदालत का फैसला कुछ भी हो, वो अदालत का अधिकार है, लेकिन समाज के तौर पर हमें यह जरूर सोचना चाहिए कि क्या किसी व्यक्ति की पहचान उसके नाम से तय होगी या उसके काम से? क्योंकि नाम फैजल खान हो सकता है, लेकिन लाखों छात्रों के लिए वो आज भी वही शिक्षक हैं जिन्होंने उन्हें ये भरोसा दिया है कि अगर मेहनत सच्ची हो तो गरीबी भी रास्ता नहीं रोक सकती। और शायद यही वजह है कि इतने सारे लोग आज भी उन्हें सिर्फ एक नाम से नहीं, बिल्कुल एक उम्मीद के रूप में देखते हैं। खान सर के लिए मुश्किलों का दौर है, बिल्कुल है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। खान सर इस वक्त मुश्किलों के घेरे में फंसे हैं, लेकिन यहां पर सोशल मीडिया में एक नैरेटिव बनाए जाना कि अब मुश्किल का खतरा किस पर है? फैजल खान पर। अब सब लोग खान सर क्यों नहीं बोलेंगे? और खान सर की उन चीजों का क्या जो उन्होंने भारत के लोगों के लिए, भारत के लोगों की भलाई के लिए किया? सामाजिक तौर पर देखा जाए तो हमें वो नहीं भूलना चाहिए। हमें उन चीजों को अच्छे से याद रखना चाहिए। फिलहाल सारी चीजें यही हैं कि खान सर के ऊपर केस चल रहा है, आर्म्स एक्ट का केस लगा हुआ है। आर्म्स एक्ट के तहत उनके ऊपर एफआईआर दर्ज है और उनके वकीलों का सीधे तौर पर यह कहना है कि खान सर सरेंडर नहीं करेंगे और अग्रिम जमानत की जो है कार्रवाई सोमवार को की जाएगी, क्योंकि शनिवार और रविवार कोर्ट परिसर बंद रहते हैं, तो इस वजह से सोमवार को कार्रवाई की जाएगी। और अभी भी अपडेट यही है कि खान सर सरेंडर नहीं करेंगे और यहाँ पर उनके काफ़ी छात्र हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा खान सर के समर्थन में हैं। तो चलिए इसी के साथ रुक करते हैं अगली खबर की ओर। राजनीति में एक कहावत बेहद मशहूर है कि सियासत में कोई स्थायी दोस्त नहीं होता और कोई स्थायी दुश्मन भी नहीं होता। लेकिन जब दोस्ती बार बार परीक्षा देने लगे, जब साथी एक दूसरे पर सवाल उठाने लगे और जब गठबंधन के अंदर ही खींचतान शुरू हो जाए, तब सवाल उठना लाजमी हो जाता है। आखिर ये गठबंधन कितने दिनों तक साथ चल पाएगा? आज चर्चा उसी इंडिया गठबंधन की है जो कभी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी एकता की सबसे बड़ी उम्मीद माना जा रहा था। लेकिन अब 8 जून की बैठक से पहले जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, उसने राजनीतिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। अब सवाल यह है कि क्या यह बैठक विपक्ष को फिर से एकजुट करेगी या फिर दरारों को और ज्यादा उजागर कर देगी? जरा पीछे चलते हैं। जब इंडिया गठबंधन बना था तब इसका मकसद साफ था कि देश भर के विपक्षी दलों को एक मंच पर लाना और बीजेपी के खिलाफ एक मजबूत राजनीतिक चुनौती तैयार करना। उस समय तस्वीर काफी उत्साहजनक दिखाई दे रही थी। एक मंच पर कांग्रेस थी, तृणमूल कांग्रेस थी, समाजवादी पार्टी थी,
डीएमके थी, लेफ्ट पार्टियां थी, शिवसेना थी, यूबीटी थी, कई क्षेत्रीय दल थे वहां पर, और ऐसा लग रहा था कि विपक्ष ने आखिरकार एक ऐसा फॉर्मूला खोज लिया है जो राष्ट्रीय राजनीति में नई तस्वीर बना सकता है। लेकिन राजनीति सिर्फ तस्वीरों और प्रेस कॉन्फ्रेंस से नहीं चलती। राजनीति चलती है जमीन पर, राजनीति चलती है राज्यों में, राजनीति चलती है सीटों पर और नेतृत्व की महत्वाकांक्षाओं पर। अब स्थिति यह है कि 8 जून को दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक होने जा रही है, जहां करीब 15 विपक्षी दलों के शामिल होने की उम्मीद जताई गई है। बैठक का उद्देश्य विपक्षी रणनीति को मजबूत करना और आगे की राजनीतिक दिशा तय करना बताया जा रहा है, क्योंकि हम आपको बता दें कि 2027 में चुनाव हैं। 2027 में उत्तर प्रदेश के चुनाव है, उत्तराखंड के चुनाव है, और भी कई अहम चुनाव है, और उसके बाद 2029 में केंद्र के चुनाव है। और कहानी में भी ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है। इस बैठक से पहले ही गठबंधन के भीतर कई तरह के मतभेद सामने आ चुके हैं। सबसे बड़ी खबर तमिलनाडु से आई है, जहां डीएमके ने बैठक से दूरी बनाने का फैसला कर लिया है। डीएमके का आरोप है कि कांग्रेस ने तमिलनाडु की राजनीति में ऐसा कदम उठाया जिससे उसके कार्यकर्ताओं में नाराजगी पैदा हुई, और यही वजह है कि डीएमके ने साफ कर दिया कि वो इस बैठक में शामिल नहीं होगी। अब जरा सोचिए, जिस गठबंधन की ताकत ही उसके बड़े क्षेत्रीय दल थे, अगर वही दल बैठक से दूर रहने लगे तो सवाल तो उठेंगे ही। डीएमके कोई छोटी पार्टी नहीं है, दक्षिण भारत में उसका प्रभाव काफी बड़ा है, और ऐसे में उसका दूरी बनाना सिर्फ एक पार्टी का फैसला नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे इंडिया गठबंधन के लिए एक चेतावनी के रूप में भी देखा जा रहा है। और मामला सिर्फ डीएमके तक सीमित नहीं है, लेफ्ट पार्टियों और कांग्रेस के बीच भी तनाव की खबरें सामने आई हैं। खासकर केरल की राजनीति को लेकर सीपीएम ने कांग्रेस से नाराजगी जताई है। सीपीएम नेतृत्व ने कांग्रेस से कुछ बयानों और आरोपों पर स्पष्टीकरण तक मांगा है। यानी जो दल राष्ट्रीय स्तर पर एक साथ दिखाई देते हैं, वो कई राज्यों में एक दूसरे के खिलाफ राजनीतिक लड़ाई भी लड़ रहे हैं, और यही इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी चुनौती है। दरअसल विपक्षी राजनीति का सबसे बड़ा संकट यही है कि दिल्ली में दोस्ती और राज्यों में प्रतिस्पर्धा दोनों साथ साथ चल रही है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और वाम दलों के अपने समीकरण हैं, केरल में कांग्रेस और लेफ्ट आमने सामने रहते हैं, पंजाब में तस्वीरें अलग हैं, उत्तर प्रदेश में अलग समीकरण है, तमिलनाडु में अलग राजनीतिक गणित है, और ऐसे में राष्ट्रीय स्तर पर एकता की बात करना जितना आसान है, जमीन पर उसे लागू करना उतना ही मुश्किल। अब सवाल उठता है कि आखिर 8 जून की बैठक में होगा क्या, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की, वो दिल्ली पहुंच चुकी हैं। जी हां, ममता बनर्जी दिल्ली पहुंच चुकी हैं, और कल की बैठक पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। क्या नेता एक दूसरे की नाराजगी दूर करेंगे यहां पर, या कोई नई रणनीति बनाई जाएगी, या फिर विपक्ष 2029 की तैयारी के लिए कोई बड़ा रोड मैप पेश करेगा, या फिर यह बैठक सिर्फ तस्वीरों और बयानों तक सीमित रह जाएगी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस बैठक का सबसे बड़ा मकसद गठबंधन को टूटने से बचाना है, क्योंकि अगर बड़े दल लगातार अलग रास्ता चुनने लगेंगे तो इंडिया गठबंधन की राष्ट्रीय पहचान पर असर पड़ सकता है। विपक्ष के सामने चुनौती सिर्फ बीजेपी नहीं है, बल्कि अपनी आंतरिक एकता को बनाए रखना भी है। और दिलचस्प बात यह है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी विपक्षी एकता के पक्ष में दिखाई दे रही हैं, और गठबंधन की बैठक को लेकर सक्रियता दिखा चुकी है। लेकिन राजनीतिक जानकार कहते हैं कि सिर्फ बैठक बुलाने से समस्याएं खत्म नहीं होती। असली चुनौती उन सवालों का जवाब देना है जो गठबंधन के अंदर से ही उठ रहे हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश की तरफ देखें तो वहां भी विपक्षी दलों के बीच भविष्य की राजनीति को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। कुछ रिपोर्टों में यह भी कहा गया कि कांग्रेस के भीतर कुछ आवाजें अकेले चुनाव लड़ने के विकल्प पर विचार कर रही हैं, और अगर ऐसा होता है तो विपक्षी एकता का गणित और जटिल हो सकता है। और यही वजह है कि 8 जून की बैठक सिर्फ एक सामान्य राजनीतिक बैठक नहीं मानी जा रही। ये एक तरह से इंडिया गठबंधन की परीक्षा है, क्योंकि गठबंधन तब मजबूत माना जाता है जब उसके भीतर मतभेद होने के बावजूद संवाद बना रहे। लेकिन अगर मतभेद संवाद पर हावी होने लगे तो गठबंधन कमजोर पड़ने लगता है। राजनीति में गठबंधन बनाना मुश्किल होता है, लेकिन उसे लंबे समय तक चलाना उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है। और इतिहास गवाह है कि भारत में कई बड़े गठबंधन बने, सत्ता तक पहुंचे, और फिर आपसी मतभेदों की वजह से बिखर भी गए। इसलिए इंडिया गठबंधन के सामने सबसे बड़ा सवाल बीजेपी को हराने का नहीं, बल्कि खुद को एकजुट रखने का है। और आज विपक्ष के सामने एक बड़ा राजनीतिक अवसर भी है, और एक बड़ी चुनौती भी। अवसर इसलिए क्योंकि लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष हमेशा महत्वपूर्ण होता है,
ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि ममता बनर्जी जो है वो दिल्ली पहुंच चुकी हैं। दिल्ली पहुंच चुकी हैं और कल इंडिया अलायंस की जो बैठक होगी उसमें ममता बनर्जी भी मौजूद होंगी। अभिषेक बनर्जी भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। तो बंगाल की तरफ से विपक्ष तो पहुंच चुका है, अखिलेश यादव भी वहां पर मौजूद होंगे। और ये चुनौती इसलिए भी है क्योंकि विपक्षी दलों की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, अपने क्षेत्रीय हित और अपने राजनीतिक समीकरण हैं। और जब तक इन सब के बीच संतुलन नहीं बनता तब तक राष्ट्रीय स्तर पर एकजुटता का संदेश कमजोर पड़ता रहेगा। तो 8 जून की बैठक में नेताओं की मुस्कुराहटें कैमरे में कैद हो जाएंगी, हाथ मिलते हुए भी दिखाई देंगे, बयान भी आएंगे कि विपक्ष एकजुट है। लेकिन असली कहानी बैठक खत्म होने के बाद शुरू होगी। क्या डीएमके की नाराजगी दूर होगी, या कांग्रेस और लेफ्ट के बीच तनाव कम होगा, या क्षेत्रीय दलों को भरोसा मिलेगा कि उनकी आवाज सुनी जा रही है? यही सवाल तय करेंगे कि इंडिया गठबंधन आगे किस दिशा में जाएगा। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि 8 जून की बैठक पर सिर्फ विपक्ष की नहीं बल्कि पूरी देश की राजनीतिक नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि ये बैठक सिर्फ नेताओं की मुलाकात नहीं है, ये विपक्षी राजनीति के भविष्य की तस्वीर भी है। और उस तस्वीर में एक तरफ एकता की उम्मीदें दिखाई दे रही हैं तो दूसरी तरफ मतभेदों की परछाइयां भी साफ नजर आ रही हैं। अब देखना यह होगा कि दिल्ली की इस बैठक में इंडिया गठबंधन को नई ऊर्जा मिलती है या फिर यह बैठक उन सवालों को और गहरा कर देती है जो पिछले कुछ दिनों से लगातार उठ रहे हैं। राजनीति में वक्त बहुत तेजी से बदलता है और आज जो साथ है कुछ कल को अलग भी हो सकते हैं और जो अलग है वो फिर साथ आ सकते हैं। लेकिन एक बात तय है, 8 जून की ये बैठक आने वाले दिनों की राजनीति का बड़ा संकेत हो सकती है और यही वजह है कि इस पर पूरे देश की नजर बनी हुई है। तो चलिए फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही और तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए TV7 भारत के साथ। नमस्कार।